नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा पहला वीडियो है सीडीपी लेक्चर सीरीज में। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि दिसंबर 2024 की तैयारी हम शुरू करने जा रहे हैं और इसी के तहत सीडीपी का आज पहला लेक्चर है, जिसमें कि बेसिकली हम इंट्रोडक्शन समझेंगे कि साइकोलॉजी क्या होती है, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हम इसके नेचर को भी समझेंगे, फिर हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की। मेजरली 7 इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं। जब हम स्पेशली बात करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी की, तो वहां पर हमें इन 7 के बारे में थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। उसके बाद की चीजें काफी आसान हो जाती हैं, क्योंकि आने वाले समय में जब भी आप कुछ थ्योरीज पढ़ रहे होंगे या किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम सुन रहे होंगे, तो एक आपके दिमाग में एक बैकग्राउंड रहेगा कि हाँ, ये थ्योरी किससे बिलोंग करती है या ये साइकोलॉजिस्ट है वो किस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं। और जब आपके दिमाग में एक बैकग्राउंड रहता है तो चीजें समझना काफी आसान हो जाता है। तो इसका सिलेबस से डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन हाँ, एक भूमिका जरूर रहेगी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक तरीके से आपके लिए एक बेस बनाएगी, एक बैकग्राउंड होगा जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में। तो क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें उससे पहले जरूरी है कि हम समझें साइकोलॉजी क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की। लेकिन स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पर डायरेक्ट जाने से पहले हम इस शब्द को समझने की कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजी क्या होती है। तो साइकोलॉजी के वैसे तो बहुत सारे अर्थ हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि एक तो हो जाता है इसका शाब्दिक अर्थ, फिर हो जाता है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन पे पहुंचने से पहले जरूरी है कि हम इसके एक बार शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करें। तो अगर मैं बात करूं साइकोलॉजी की, ये जो शब्द है साइकोलॉजी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दैट इज साइके प्लस लोगोस। साइके का अर्थ होता है सोल, हिंदी में इसको हम कहते हैं आत्मा। वहीं लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, ठीक है, स्टडी। तो अगर मैं इसके शाब्दिक अर्थ की बात करूं साइकोलॉजी के, तो ये हो जाएगा आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन, या कई बार लोग आत्मा को चेतना भी कह देते हैं, कॉन्शियस, यानी कि इंग्लिश वर्ड हो जाता है इसके लिए कॉन्शियस। स्टडी ऑफ कॉन्शियस, कि चेतना का अध्ययन करना ही क्या है, साइकोलॉजी है। लेकिन साइकोलॉजी इतनी आसान भी नहीं है, ये तो सिर्फ शाब्दिक अर्थ है। साइकोलॉजी में सिर्फ चेतना या आत्मा का अध्ययन नहीं आता है। जब हम बात करेंगे साइकोलॉजी की, तो मेनली इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम स्टडी करते हैं, दैट इज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। इन चीजों को हम स्टडी करते हैं। और जब हम बात करते हैं डिफाइन करने की, तो साइकोलॉजी एक तरीके से आप कह सकते हैं इट्स अ सब्जेक्ट एरिया ऑफ स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। खैर, डेफिनेशन पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो डेफिनेशन है वो अपने आप में इवॉल्विंग है। इवॉल्विंग इन द सेंस कि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप बात करें इस सब्जेक्ट की साइकोलॉजी, तो ये अपने आप में इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, एक डेवलपिंग सब्जेक्ट है। ये अभी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, ये अभी इतना मिच्योर नहीं हुआ है, इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि हम इसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन कोई भी बता सकें, ठीक है। इसका कारण ये है कि ये अभी नया नया विकसित हुआ सब्जेक्ट है। 1879 में, आप कह सकते हैं 1879 के बाद से ही इसको एज अ सब्जेक्ट या एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट हमने पढ़ना शुरू किया है। 1879 में ऐसा क्या हुआ था? 1879 में आप पाएंगे कि जो विलियम वुंड थे, विलियम वुंड, उन्होंने सबसे पहले एक लेबोरेटरी की स्थापना की थी। लेबोरेटरी की स्थापना की थी कहां पे? लिप्जिंग में, ठीक है। और उसके बाद से ही साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट कहा जाने लगा। तो अगर मैं इसके इतिहास की बात करूं, तो ऐसा नहीं है कि इसका इतिहास भी 1879 से ही शुरू होता है, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी का इतिहास अगर आप देखें तो उतना ही पुराना है जितना पुराना इतिहास मनुष्य का इस धरती पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइकोलॉजी किससे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है? ये मनुष्य से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो उसमें हम क्या स्टडी करते हैं? ह्यूमंस की तो बात करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी की तो बात करते हैं बेसिकली, कि ह्यूमंस कैसे सीखते हैं,
उनका लर्निंग का तरीका क्या है, उनकी बिहेवियर, उनकी जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो जब धरती पर इस मनुष्य आया तब से आप कह सकते हैं साइकोलॉजी की शुरुआत हो गई, लेकिन सिस्टमेटिक नहीं था। और दूसरी बात ये कि एक इंडिपेंडेंट रूप में भी एग्जिस्ट नहीं करता था। आप पाएंगे कि जो पुराने बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं जैसे कि अरस्तु या सुकरात, इन्होंने भी मन के बारे में या आत्मा के बारे में बहुत कुछ कहा है। इनके अपने विचार रहे हैं मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर, कि मन क्या होता है, आत्मा क्या होती है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी के अगर हम शाब्दिक अर्थ की भी बात करें तो बेसिकली उसका भी सब्जेक्ट एरिया ही होता है मन या आत्मा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं थी, बल्कि एज अ फिलोसफी ही हम कह सकते हैं एज अ फिलोसफी एग्जिस्ट करती थी ये। लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलने लगा, और जैसे 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 इसमें इस पर स्टडी की जाने लगी, इसके ऊपर रिसर्च किए जाने लगे, वैसे वैसे इसका स्वरूप बदलता गया और थोड़ा बहुत साइंटिफिक होता गया। तो जैसा कि मैंने कहा था ना, 1879 में जो था, हमें देखने को मिलता है कि पहली बार इसकी एक लैब की स्थापना की जाती है साइकोलॉजी की, और तब से जो साइकोलॉजी होती है एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट उसको स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो ये तो था बेसिक हिस्ट्री। वहीं अगर हम बात करें कि आज के समय में साइकोलॉजी की, तो इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। वो है कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की, जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चरलिज्म को। अब हम आते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पे, और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में जो सबसे पहली स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हम पढ़ेंगे दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब होता है संरचनावाद, हिंदी में इसको कह देते हैं हम संरचनावाद। तो सीधी सी बात है, शब्द से ही आप समझ रहे होंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब किसी प्रकार की कोई खास संरचना। तो ये किस प्रकार की संरचना की बात करती है, बेसिकली आप पाएंगे कि स्टार्टिंग में जो साइकोलॉजी डेवलप हुई थी, खासकर जो मैं बात करूं 1879 से, जब हम कहते हैं ना साइंटिफिक रूप से इसका स्टडी किया जाने लगा, तो विलियम वुंड द्वारा किया जाने लगा। तो स्ट्रक्चरलिज्म की मैं बात करूं तो इसमें विलियम वुंड का ही नाम सबसे ज्यादा आता है, विलियम वुंड। और दूसरे जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ईबी टिचनर। इन दोनों का नाम ज्यादा आता है। ईबी टिचनर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है स्ट्रक्चरलिज्म को डेवलप करने में। ईबी टिचनर इसके इनके स्टूडेंट ही थे, जो हमने अभी देखा ना लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, वहीं पर। और ये काफी कुछ चीजें सीख रहे थे स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। तो स्ट्रक्चरलिज्म में बेसिकली क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं चेतना की, इंग्लिश में कॉन्शियसनेस, इसकी बात करते हैं कि भाई चेतना का स्वरूप क्या होता है, चेतना कैसी होती है, किस प्रकार से इसकी बनावट होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, ये इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसका अध्ययन करेंगे कैसे, कोई व्यक्ति कैसे बताएगा। अगर मैं हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई चेतना क्या है, उसका स्वरूप क्या है, क्योंकि ये हमें दिखाई तो देती नहीं है। चेतना हमें दिखाई थोड़ी देती है, कॉन्शियसनेस हमें दिखाई थोड़ी देती है। कॉन्शियसनेस, चेतना का मतलब ये होता है कि जीवित अवस्था में, मतलब होशो हवास में जो चीजें मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वो सब क्या है, चेतना का एक रूप है मेरा। तो चेतना मुझे दिखाई नहीं देती, ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में एग्जिस्ट जरूर करती है। मुझे मेरे आसपास की बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी चेतना में है, और वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। तो अब सवाल उठता है कि ये कैसे इसका स्टडी करते थे। तो इनका एक तरीका होता था स्टडी करने का, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट यानी कि खुद के बारे में ही बताना, खुद के बारे में ही जानना। आप सभी कभी ना कभी ऐसा करते होंगे जरूर, आप में, हम में से बहुत से लोग इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि जब हम खुद अपने बारे में ही सोच रहे हैं, अपने बारे में ही बात कर रहे हैं, अपने आप से ही बातें कर रहे हैं,
हम खुद को समझने की जब कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। तो जब ये बात करते हैं चेतना की, चेतना कैसे काम करती है, तो उनका एक तरीका होता है इंट्रोस्पेक्शन। ये जनरली क्या करते हैं कि जब ये स्टडी करते हैं तो उस दौरान ये जिन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं उनसे पूछते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछते हैं, उनका एक पूरा हिस्ट्री तैयार करते हैं जन्म से लेकर अभी तक का, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं उनके साथ घटी, और उसके आधार पर वो जो उनकी इंट्रोस्पेक्शन खुद के बारे में, उनसे कहते हैं कि आप अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके दीजिए, कि अपने बारे में बताइए, अपने बारे में आप क्या समझते हैं वो बताइए। तो इस प्रकार से इनका एक तरीका होता है इंट्रोस्पेक्शन का, जिसके आधार पर ये सारी चीजें कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है, वो ये है कि इसके तहत उन्होंने कहा था कि जो हमारा जो माइंड होता है, जो कॉन्शियस होता है, जो चेतना होती है, इसके 3 एलिमेंट्स इन्होंने बताए थे। किसने? ईबी टिश्नर ने बताए थे। वो क्या कहा था इन्होंने? 3 इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स इन्होंने दिए थे, दैट इज सेंसेशन, इमेज एंड इमोशन। ठीक है, ये 3 तरह के उन्होंने एलिमेंट्स दिए थे और कहा था कि ये जो 3 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं यही आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक कॉन्शियस का निर्माण करते हैं, एक चेतना का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये खैर ज्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि भाई ये क्या था और कैसे हो गया, लेकिन इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इन्होंने एक संरचना बनाने की कोशिश की थी हमारे चेतना की। ठीक है, तो ये कुछ था स्ट्रक्चरलिज्म। बस इन 2 का नाम याद रख लेगा, विलियम वुड और ईबी टिश्नर, जो मेनली ये कहते हैं कि चेतना का स्वरूप कैसा होता है उसके बारे में स्टडी करना जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म कहलाता है। स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली इसके बारे में स्टडी करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंट्रोस्पेक्शन इनका एक तरीका होता है स्ट्रक्चरलिज्म को के अंतर्गत चेतना को स्टडी करने का। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इंपॉर्टेंट जो है वो है फंक्शनलिज्म। नेक्स्ट इज फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का हिंदी में अर्थ होता है प्रकार्यवाद। बेसिकली सी बात करें तो इसकी स्थापना जो की थी विलियम जेम्स ने की थी, और ये क्यों आया फंक्शनलिज्म? आप इसको ऐसे समझिए कि फंक्शनलिज्म जो है वो एक तरीके से जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसके अगेंस्ट आया था, उसके विरोध में आया था। उसका कारण ये था कि हम जैसा कि बात करते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म में इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज होता है। अभी मैंने आपको बताया इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज होता है किसमें? स्ट्रक्चरलिज्म में। तो अगर आप बात करें स्ट्रक्चरलिज्म में इंट्रोस्पेक्शन मेथड की, तो आपको कितना लगता है कि कितना साइंटिफिक तरीका है चेतना का अध्ययन करने का? बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति अपने अनुभव के बारे में कितना सही बता रहा है, अपनी चेतना जो उसके एक्सपीरियंसेस है उसके बारे में कितना सही बता रहा है, अपने आप को कितना सही इवेल्युएट कर पा रहा है, ये कैसे हम साइंटिफिकली वेरीफाई करेंगे? भाई अगर कोई मेरे बारे में पूछे, तो हो सकता है कि मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बताने वाली ना हो, तो मैं उसको घुमा के बोलूं, है ना? मतलब सब्जेक्टिविटी होती है, और ऐसे में क्या होता है कि जो हम कहें कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन या ऑथेंटिक चीजें सामने निकल के नहीं आती है इंट्रोस्पेक्शन मेथड से। ठीक है, तो इसी के विरोध में विलियम जेम्स ने कहा था कि भाई ये जो तरीका है ना आपका, कि स्ट्रक्चर का आप की स्टडी कर रहे हो, स्ट्रक्चर की, किसकी स्ट्रक्चर की? चेतना के, वो गलत है। आपको चेतना यानी कि कॉन्शियस के स्ट्रक्चर के बारे में मत जानिए कि भाई वो कैसे बनती है, ये तो आपका तरीका ही गलत है, और इंट्रोस्पेक्शन तरीका तो सबसे गलत है। ये कह रहा था फंक्शनलिज्म का। ये कहते थे कि भाई आप फोकस करिए फंक्शन पे। किस पे फोकस करिए? स्ट्रक्चर पे ना करके फंक्शन पे फोकस करिए, कि भाई चेतना कैसे कार्य करती है, चेतना कैसे कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी व्यवहार कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? आखिर मेरी चेतना में क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे किसी प्रकार का खास व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं या मजबूर करती हैं? ये कहना था फंक्शनलिज्म का, कि इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि इस पे कि भाई हाँ स्ट्रक्चर क्या है इसका,
चेतना का। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, इसमें 3 और इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट नाम आते हैं जिनको कि आप याद कर लीजिएगा। दैट इज एच ए कार्ट, जॉन डीवी, जेम्स एंजल। फंक्शनलिज्म की मैं बात करूं तो विलियम जेम्स ने एक तरीके से इसकी स्थापना की थी, मतलब नींव तो इन्होंने ही रखा था, सबसे पहले इन्होंने ही बात की थी फंक्शनलिज्म की, लेकिन ये ज्यादा कुछ इसके बारे में कंट्रीब्यूशन दे नहीं पाए थे। लेकिन उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट आते हैं, एच ए कार्ट, जॉन डीवी एंड जेम्स एंजल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अपना फंक्शनलिज्म में देते हैं। तो इन तीनों का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने आपको लिखवाया है कि जब भी फंक्शनलिज्म की बात होगी तो इन तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए, एच ए कार्ट, जॉन डीवी एंड जेम्स एंजल। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है फंक्शनलिज्म में। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट इज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म को समझाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि साइकोलॉजी में 3 फोर्सेस कहलाते हैं, 3 फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, 3 फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी कहलाते हैं। पहला होता है साइको एनालिटिकल, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। उसके बाद आता है बिहेवियरिस्ट या बिहेवियरिज्म, एंड लास्ट आता है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म, ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं साइकोलॉजी में। कहने का अर्थ ये 3 इंपॉर्टेंट फोर्सेस का मतलब ये है कि एक तरीके से साइकोलॉजी में बहुत बड़े लेवल पे इनका कंट्रीब्यूशन है, या साइकोलॉजी में आप कह सकते हैं कि क्रांतिकारी परिवर्तन इन 3 विचारधाराओं द्वारा लाए गए हैं। दैट इज साइको एनालिटिकल, बिहेवियरिज्म एंड ह्यूमनिज्म। ठीक है, साइको एनालिटिकल की बात करेंगे तो ये बहुत पुराना है, लगभग ये आप कह सकते हैं कि 1890 से ही लगभग इसके ऊपर काम हो रहा था। सिगमंड फ्रॉइड जो थे इसके संस्थापक थे, फाउंडर थे साइको एनालिटिकल के, और ये इसलिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कही जाती है। बिहेवियरिज्म 1913 में आया था जेबी वॉटसन द्वारा, और ह्यूमनिज्म लगभग आया था 1940s या 50s के आसपास आया होगा, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा। कार्ल रोजर्स और जो अब्राहम मैस्लो हैं उनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। खैर, बात करते हैं, बिहेवियरिज्म पे आ रहे थे। मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा था कि बिहेवियरिज्म इज द सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, इसका ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना जेबी वॉटसन द्वारा 1913 में की गई थी। अभी आया क्यों था? अभी तक हमने जो 2 महत्वपूर्ण स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़े, जिसमें कि हमने स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म की बात की। अब आप देखिए कि स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म जो है वो मेनली चेतना की तो बात करता है। स्ट्रक्चरलिज्म चेतना के स्ट्रक्चर की बात करता है, फंक्शनलिज्म चेतना के कार्य की बात करता है, लेकिन दोनों ही किसकी बात कर रहे हैं? चेतना की। बिहेवियरिज्म सीधा सीधा कहते हैं कि भाई चेतना क्या होती है, चेतना दिखती थोड़ी है, जो हम चेतना के बारे में इतना स्टडी कर रहे हैं एक गलत तरीका है साइकोलॉजी में। और वो साफ कहते हैं कि जो चीज दिखाई नहीं देती आपको, आप उसको कैसे साइंटिफिकली वेरीफाई करेंगे, है ना? जो चीज मुझे दिखाई ही नहीं दे रही, मैं उसको कैसे साइंटिफिकली वेरीफाई कर पाऊंगा? तो उन्होंने कहा था कि ये साइंटिफिक तरीका नहीं है साइकोलॉजी के लिए। साइकोलॉजी में अगर आपको साइंटिफिकली स्टडी करना है तो आप वो सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर को ही स्टडी कर सकते हैं, बिहेवियर को ही स्टडी कर सकते हैं साइंटिफिकली, क्योंकि बिहेवियर, व्यवहार जो है हमें दिखाई दे रहा है, कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है वो हमें दिख जाता है साफ। ठीक है, तो इसलिए जो बिहेवियरिस्ट होते हैं वो इसी में विश्वास रखते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण इसमें बिहेवियरिस्ट भी रह चुके, जैसे जेबी वॉटसन का नाम मैंने ले ही लिया, इवान पेवलोव, स्किनर, इन सबकी बहुत महत्वपूर्ण बिहेवियर थ्योरीज भी हैं इनकी। इवान पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। ये सब क्या कहते हैं? ये सब व्यवहार के बारे में बात करते हैं, और उनकी थ्योरीज भी यही बताती है कि मनुष्य व्यवहार कैसे सीखता है। ठीक,
आई होप आप समझ पाए होंगे बिहेवियरिज्म के बारे में। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक थोड़ा थोड़ा हम रिकैप ले लेते हैं इनके बारे में, ताकि हमें चीज़ें क्लियर होती रहें कि कैसे जो साइकोलॉजी है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेबी वॉटसन का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट भी है, जो कहते हैं व्यवहार को जब वो इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो साफ कहते हैं कि व्यवहार इतना महत्वपूर्ण है कि व्यवहार ही सब कुछ होता है। इसके साथ साथ वो इन्वायरमेंट को भी इतना ही इंपॉर्टेंस रोल देते हैं, जो बिहेवियरिस्ट होते हैं वो इन्वायरमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दे देते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो उसके इन्वायरमेंट से काफी प्रभावित होता है। व्यवहार, इन्वायरमेंट के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और इसलिए जेबी वॉटसन एक बार, इनका एक फेमस स्टेटमेंट ये है कि अगर आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दें और आप उन 1 दर्जन बच्चों को जो चाहेंगे मैं वो बना के दे दूंगा। मतलब आप चाहेंगे कि उस 1 दर्जन बच्चों में से एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, एक जज हो, लॉयर हो, जो आप कहेंगे मैं उनको बना दूंगा। ये फेमस स्टेटमेंट है जेबी वॉटसन का, बिकॉज ये दिखाता है कि भाई ये कितना ज्यादा बिहेवियरिस्ट या बिहेवियर को इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज गेस्टॉल्ट। गेस्टॉल्ट, अब जो गेस्टॉल्ट है इसको हिंदी में भी हम गेस्टॉल्ट ही कहते हैं। इसकी स्थापना जर्मनी में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, जर्मनी में। और गेस्टॉल्ट भी एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है होल, यानी कि संपूर्ण। ठीक है, जो गेस्टॉल्ट होता है वो ये कहते हैं कि भाई जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो उसमें हम क्या परसीव कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट से वो महत्वपूर्ण होता है। परसीव इन द सेंस कि क्या इनपुट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं, किस प्रकार के इनपुट्स हम ले रहे हैं। और उस इनपुट्स में भी वो कहते हैं कि होल होल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कि एज अ होल अगर हम कोई इनपुट ले रहे हैं तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हम डिटेल में बात करेंगे। इसकी स्थापना की मैं बात करूं तो मैक्स वर्दाइमर, कुर्त कोफक्का, कुर्त लेविन, ये इनके फाउंडर कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट साइकेट्रिस्ट का भी नाम आता है, दैट इज वुल्फगैंग कोहलर। ठीक है, जिन्होंने की इनसाइट थ्योरी दी थी। इनसाइट थ्योरी के बारे, इन्होंने इनसाइट के बारे में बात किया था, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में बात की थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मैक्स वर्दीमेयर, कुर्त कोफक्का, कुर्त लेविन, तो ये बेसिकली एक ही बात कहते हैं, सारे होलनेस की बात कहते हैं, कि संपूर्णता की बात करते हैं, कि मनुष्य जब कोई चीज देखता है तो एज अ होल उसको लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए मेरे सामने अगर कोई पेड़ है, तो इस पेड़ को परसीव करने के 2 तरीके हैं, कि मैं, हो सकता है कि इस पेड़ पर के किसी एक ही हिस्से पर फोकस रखूं, किसी भी खास रीजन से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि मैं इसके सिर्फ एक किसी ब्रांच पे या किसी पत्ते पर ही फोकस रहे मेरा, या तने पर फोकस रहे। या एक दूसरा तरीका होता है कि एज अ होल मैं इस पेड़ को देखूं। बट ये क्या कहते हैं कि मनुष्य जो होता है ज्यादातर एज अ होल ही चीजों को परसीव करता है, कि मनुष्य संपूर्णता के रूप में किसी चीज को देखता है और परसीव करता है और फिर उस चीज को समझता है। ठीक है, तो आप पाएंगे कि जो बात हम इनसाइट की भी करते हैं, जैसा कि हम देखें इनसाइट, तो इनसाइट भी जब कहता है कि मनुष्य के सामने कोई समस्या आती है, तो समस्या का हल ढूंढने के लिए जरूरी है कि मनुष्य उस समस्या को एज अ होल पहले देखे, जाने, समझे, और उसके बाद वो उसका सॉल्यूशन निकाल पाता है। तो आप पाएंगे कि जो इनसाइड थ्योरी, जो ट्रायल एंड एरर एक थ्योरी दी गई थी थॉर्नडाइक के द्वारा, उसके अगेंस्ट ये थ्योरी आई थी। इसमें मेनली यही बात की जाती है। इसके अलावा आप पाएंगे कि इसके अलावा इसमें बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग थ्योरीज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं मैक्स वर्दाइमर की, तो इन्होंने चिंतन के प्रकार बताए थे। चिंतन के प्रकार मैक्स मैक्स वर्दाइमर ने ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, है ना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इनकी और इंपॉर्टेंट थ्योरी, जैसे कि गेस्टॉल्ट में जो सबसे फेमस थ्योरी आ जाती है, दैट इज लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड इफेक्ट, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो कि गेस्टॉल्ट के दिए हुए हैं, और
ये सारे के सारे एज अ होल ही आपको मतलब एज अ होल जो चीजें होती है उस पर बेस्ड होती है, मतलब जो इनका बेसिक प्रिंसिपल है। इसको आप एक एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप आसानी से समझ सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना कि दिवालियों पर जो दिवाली होती है, जब हम दिवाली मनाते हैं तो उस पर लोग अपने घरों को सजाते हैं बल्ब से, जो छोटी वाली जो बल्ब होती है जो ब्लिंक करती रहती है। तो आपने देखा होगा कि उस बल्ब को जब हम लगाते हैं और जलाते हैं तो उसमें ना एक पैटर्न होता है, मतलब जो लाइट ब्लिंक करती है तो एक पैटर्न होता है। और जब आप फोकस करते हैं ना एक एक लाइट पे, तो एक्चुअल में वो हर एक लाइट एक कुछ खास इंटरवल पे जलती है बुझती है, जलती है बुझती है। लेकिन जब आप पूरी एक लाइट की लड़ी को एक साथ देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पैटर्न फॉलो किया जा रहा है उस लड़ी में। हो सकता है कि वो मूविंग फॉर्म में आपको लाइट दिखती होगी, है ना, जैसे कि जो लाइट है हो सकता है वो आपको ऐसे मूव करते हुए दिखे उस लड़ी में, है ना, लाइट में। लेकिन एक्चुअल में जब आप एक एक लाइट पर फोकस करेंगे तो लाइट एक्चुअल में क्या कर रही है, ब्लिंक हो रही है, ऑन ऑफ हो रही है एक खास इंटरवल पे। तो यही कहना होता है गेस्ट्रोल्टिस्ट का। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि जब हम चीजों को एज अ होल देखते हैं ना, एज अ होल, तब समझ में आता है चीजें क्या है। लेकिन एज अ पार्ट देखते हैं तो हम पूरे सिचुएशन को नहीं समझ पाते। ये इनका मेन कहना था गेस्ट्रोल्टिस्ट का। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की। नंबर 5, साइको एनालिसिस। तो जैसा कि मैं इसकी बात करूं तो इसकी स्थापना सिगमंड फ्रॉइड द्वारा की गई थी, जो कि मैं कहूँगा बहुत ही अच्छे साइकेट्रिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे। और मुझे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब इनकी आप थ्योरीज पढ़ेंगे तो आपकी थ्योरीज, इनकी थ्योरीज पढ़ने के बाद आपका दिमाग घूमने लगेगा। ये ऐसी ऐसी थ्योरीज देते हैं। खासकर ये बात करते हैं जब साइकोसेक्सुअल थ्योरी की, तो उसमें हमें चीज़ समझ में आती है कि कैसे बच्चा स्टार्टिंग से अपने सेक्सुअल प्लेजर को फुलफिल करता है, जो कि बहुत ही अजीब सी चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी इनकी थ्योरीज हैं। ईगो सुपर ईगो के बारे में जब बात करेंगे, जब हम पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें बताते हैं जो कि हमें हमें हमारे दिमाग को घुमा सकती है। खैर, अगर हम बात करें साइको एनालिसिस की, तो दिस वाज द फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, और अभी बात करें हम इसकी स्थापना की, तो लगभग 1890s के आसपास, हम कह सकते हैं, एग्जैक्टली तो नहीं पता किसी को भी, लेकिन 1890s के आसपास लगभग सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस की स्थापना की थी। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है कि ये अलग तरीके से मन के बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं कि भाई मन जो होते हैं इनके 3 स्तर होते हैं। एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस, और एक होता है अनकॉन्शियस। और जब हम बात करते हैं साइको एनालिसिस की, तो इनका सबसे ज्यादा फोकस अनकॉन्शियस माइंड पे होता है, कि मतलब ऐसी इच्छाएं, ऐसी डिजायर्स जो कहीं हमारे अंदर दब गई हैं, उसको वो कहते हैं अनकॉन्शियस। और इसके बारे में इनका जो मेन स्टडी पॉइंट होता है साइको एनालिसिस का, दैट इज अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस में ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में होती हैं, हमें सारी चीजें याद रहती हैं, एग्जैक्टली कोई हमसे पूछे हम फटाफट जवाब दे देते हैं। सबकॉन्शियस में कुछ कुछ चीजें हम भूल रहे होते हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे हमारी स्मृति से गायब होती होती है। लेकिन अनकॉन्शियस का मतलब ऐसी सभी चीजें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं दब चुकी हैं, लेकिन वो हो सकता है कि हमें इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती हुई दिखे। तो ये बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड की सबसे ज्यादा बात करते हैं साइको एनालिसिस। इसके अलावा इनकी थ्योरी में 3 और महत्वपूर्ण, सबसे 3 महत्वपूर्ण कंसेप्ट दिए जाते हैं, दैट इज इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड, ईगो एंड सुपर ईगो, जो कि किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी को समझने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बताते हैं कि किस प्रकार इड, ईगो और सुपर ईगो, ये तीनों व्यक्ति के पर्सनैलिटी को, उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ऐसा नहीं कि हम कुछ इसमें से छोड़ देंगे, हम पढ़ेंगे सब कुछ। लेकिन ये है कि हाँ, आपको बस मैं एक थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूँ
मैं कैटेगराइजेशन कर रहा हूँ कि जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो किस प्रकार एक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करती है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिक्स्थ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। सिक्स्थ दैट इज ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद कह देंगे हम इसको हिंदी में। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इसमें आपने अभी तक जितने भी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़े, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, या इसके बाद हमने जैसे बात की बिहेवियरिज्म वगैरह की, तो इसमें आप कुछ चीजें एक नोटिस कर रहे होंगे, वो ये है कि ये सभी चीजें मनुष्य से संबंधित हैं। जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म या फंक्शनलिज्म, ये किसकी बात करते हैं? चेतना की बात करते हैं, लेकिन मनुष्य की बात नहीं करते, मनुष्य की चेतना की बात करते हैं। दूसरी तरफ बिहेवियरिज्म की बात करें, गेस्टॉल्ट की बात करें, ठीक है, या अभी हमने जो साइको एनालिसिस पढ़ा, ये भी किसकी बात करते हैं? ये कहीं ना कहीं कुछ कॉन्शियस की बात करते हैं, कुछ व्यवहार की बात करते हैं, लेकिन एज अ मनुष्य, एज अ होल ह्यूमन, इनकी बात कोई नहीं करता। और वो कौन करता है? वो ह्यूमनिज्म करते हैं। इनकी अध्ययन केंद्र में जो प्रमुख रूप से है वो है मनुष्य है, ह्यूमंस है ना। ये देखते हैं कि भाई कुछ लोग होते हैं जो चेतना के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ हैं जो व्यवहार के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य के बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो जो बिहेवियरिस्ट होते हैं ये मनुष्य के बारे में बात करते हैं कि मनुष्य सबसे इंपॉर्टेंट है। चेतना, व्यवहार, ये सब तो ठीक है, मनुष्य का एक हिस्सा है, उसके अंदर समाहित है, लेकिन मनुष्य के बारे में आपको स्टडी करना है। और मेनली इसके जो फाउंडर हैं दैट इज कार्ल रोजर। कार्ल रोजर जाने जाते हैं अपनी थ्योरीज, लर्निंग स्टाइल के बारे में, बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने इसमें बता रखी हैं। इसके अलावा अब्राहम मैस्लो, जिनकी आप हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ेंगे आने वाले समय में, हायरार्की ऑफ नीड्स, जो बताते हैं कि कैसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन एक क्रम में करता है, एक हायरार्की होती है नीड्स की, और वही नीड्स होती है जो मनुष्य को मोटिवेट करके रखती है। तो जब आप पढ़ेंगे ना इनकी थ्योरी, जैसे मैं अब्राहम मैस्लो की जब थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप किसी एक हिस्से, किसी एक पहलू के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि मनुष्य के किसी एक पहलू या चेतना या व्यवहार, ये इनके बारे में बात नहीं करते। ये तो मनुष्य के बारे में सीधा बात करते हैं, जैसे मोटिवेशन, नीड्स, ये सब क्या है? ये सब मनुष्य के लिए है और मनुष्य से संबंधित है सीधे सीधे। तो ये उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे ह्यूमैनिज्म के बारे में। इससे ज्यादा को और ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट एंड द लास्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉग्निटिविज्म, यानी कि संज्ञानात्मकता। कॉग्निटिविज्म, संज्ञानात्मकतावाद। ये लगभग 1950s के आसपास आप कह सकते हैं इसकी स्थापना होती है। और इसमें भी आप देखेंगे कि ये इतना रिसेंट का, मतलब ज्यादा पुराना नहीं है। मुश्किल से आप देखें तो 70-80 साल पुराना है ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो ये रिसेंट का डेवलपमेंट है। जो कॉग्निटिविज्म है वो सबसे रिसेंट वाला है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में बात करें। और आप पाएंगे कि ये इस वजह से आ पाया क्योंकि जैसे जैसे जो मेडिकल साइंस है उसने तरक्की की, वैसे वैसे एक हमारे मस्तिष्क का जो है स्टडी वो हम और बेहतर कर पाए। आप पाएंगे कि पहले हम थोड़ी समझ पाते, देखो एक तो चेतना जैसे हम पढ़ रहे हैं तो चेतना तो हम समझते हैं कि भाई चेतना हमें दिखाई नहीं देती। दूसरा, अगर हम बात करें हमारे ब्रेन की, अगर हम बायोलॉजिकली ब्रेन के बारे में बात करें, जो ब्रेन के हमारे हिस्से हैं उनके बारे में, उनको भी हम पहले नहीं समझ पाते थे, नहीं देख पाते थे। लेकिन मेडिकल साइंस ने जैसे जैसे तरक्की की, हमें समझ में आता गया कि हमारा जो ब्रेन है वो अंदर से कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कैसे उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। और बहुत सारी स्टडी, बहुत सारी रिसर्च पे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मनुष्य का जो दिमाग होता है उसका हर एक हिस्सा एक खास प्रकार के कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। फॉर एग्जाम्पल, याद करना, चीज़ों को देखना, समझना, बोलना, भाषा हम जो बोलते हैं वो हमारे दिमाग में एक खास हिस्सा होता है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे जैसे ये चीज़ें डेवलप होती गई,
वैसे वैसे एक कंसेप्ट आता गया कॉग्निटिविज्म का, जो कि मेनली किसमें बिलीव करता है, मेंटल प्रोसेसेस में, मेंटल प्रोसेसेस में बिलीव करता है कि कैसे हमारा मेंटल यानी कि दिमाग हमारा प्रोसेस करता है। ये धीरे धीरे चीजें विकसित होती गई, और इसमें आप पाएंगे कि तो मेन इनका स्टडी पॉइंट क्या होता है कि कैसे कंसेप्ट फॉर्मेशन हमारे दिमाग में होता है, कैसे हम इंफॉर्मेशन डिकोड करते हैं, ठीक है, किस प्रकार से प्रोसेसिंग होती है हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन की, ठीक है, हमारा रिस्पॉन्स जो होता है वो किस प्रकार से होता है, मेमोरी हमारी किस प्रकार से बनती है, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कॉग्निटिविज्म का एक महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है, ये इसी पर चर्चा करते हैं और इसी के बारे में स्टडी करते हैं। तो कॉग्निटिविज्म में आप पाएंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग इससे जुड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जैसे आ जाता है, पियाजे का नाम आ जाता है इसमें। पियाजे की अगर आप थ्योरी भी पढ़ेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, वहीं इसमें हम बात करें ब्रूनर की भी थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वाइगोत्स्की, नियोम चोमस्की वैसे तो इनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी है, बट ये कॉग्निटिविज्म से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये सारे लोग जो हैं वो इसी से बिलोंग करते हैं। पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जब आप डिटेल में पढ़ रहे होंगे तब आपको चीज समझ में आएंगी, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये सब हमारे ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि आप उस वक्त समझ में आएंगे। ब्रूनर जब बताते हैं कि कैसे बच्चा सीखता है, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, इस प्रकार से बच्चा जब चीज सीख रहा होता है। वाइगोत्स्की बताते हैं कि कैसे सोशल इंटरेक्शन के थ्रू बच्चे का कंसेप्ट फॉर्मेशन होता है। नियोम चोमस्की लैंग्वेज को एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बताते हैं ब्रेन का, और लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि कैसे लैंग्वेज बच्चा सीखता है। तो ये सब क्या है, ये सब कॉग्निटिविज्म का ही एक हिस्सा है। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट ब्रांच भी आप कह सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि आप इसको कह सकते हैं, नहीं संरचनावाद तो नहीं कहेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब कि निर्माणवाद या कुछ इस प्रकार से आप इसके लिए हिंदी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म, ध्यान रखिएगा कि जितने भी ये कॉग्निटिविस्ट हैं, पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, ये सब यही कहते हैं कि बच्चा नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि बच्चा क्या करता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन के थ्रू, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन के थ्रू ही बच्चा जो है नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। इसलिए कई बार पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की ये सब कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहलाते हैं। तो जब भी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात होगी तो मेनली कॉग्निटिविज्म वाले जितने भी लोग हैं सभी के सभी कंस्ट्रक्टिविस्ट भी हैं, क्योंकि कहते हैं कि बच्चा नॉलेज क्या है, कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो बेसिकली स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप इतना समझ लें, बेसिक था ये जो मैंने साथ आपको स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी समझाए, एक तरीके से फाउंडेशन है। और एजुकेशन साइकोलॉजी जब हम पढ़ रहे होंगे या जैसे मैं चाइल्ड डेवलपमेंट आपको पढ़ाऊंगा तो इन्हीं 7 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में से ही हम थ्योरीज पढ़ेंगे, या जो लोग इससे बिलोंग करते हैं उन्हीं की थ्योरीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। मिलता है अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।